think we can start the session and I think Sure. जिनको क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं Sure. अनम्यूट करके अपने आप को प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा एक अस्सलाम। क्वेश्चन है कि एचएसएम वीज़ा पे हम कितने दिनों के लिए नेदरलैंड से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे कभी कुछ लिखा होता है, कुछ कहते हैं 6 मंथ्स, कोई कहते हैं 5 सालों में ओनली 3 मंथ्स। सो इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस तो आप अगर काइंडली आप बता एक सकते श्योर दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। बहुत सारे आप एक सिंपल रूल फॉलो करें। आप 90/100 90/180 वाला रूल फॉलो कर सकते हैं कि आप कंटिन्यूसली 90 days विच इज 3 months आप नेदरलैंड से बाहर रह सकते हैं। देन आप नेक्स्ट 3 months, so for that is that in 90 days in 3 months, and then आप 3 months को gap करके, so that makes it not a like consecutive 6 months but like एक पूरे साल में 6 months आप नेदरलैंड से बाहर रह सकते हैं। but of course first half में आप एक दफा जब बाहर होते हैं मैक्सिमम 30 days के बाद आपको फिर से आप कंट्री में अपनी एंट्री रख कर लें एंड देन आप नेक्स्ट हाफ के अंदर दोबारा आप कर सकते हैं। तो कंसेक्टिव में कभी भी किसी को नहीं करती। बहुत सारे केसेस में आईएनडी एक्सेप्ट कर लेता है बट बहुत सारे केसेस में जो इसका इम्पैक्ट होता है वो एक्चुअली उस टाइम पे तो नहीं होता। आपको ना आईएनडी कुछ कहेगा ना आपको आपकी खमेंटे लोकल कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जो इसका इम्पैक्ट होता है वो तब आपको मिलता है जब आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई करने जाते हैं, बिकॉज आईएनडी काउंट्स योर टोटल years of living in Netherlands and that must be 5 years। ठीक है, वो उसका टोटल स्पैम होता है। अगर मैं अपने केस में भी देखूं, सो मेरे केस में इवन आईएनडी ने मेरे 4 months 20 से माइनस किए थे एंड देन दे आई हैड टू अप्लाई आफ्टर 4 months। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत दफा ऐसे होता है कि आईएनडी जस्ट इग्नोर्स देम बिकॉज कोई अच्छा कॉन्टेक्ट पर्सन वहां पे आपका केस मैनेजर है, बट आई वुड नेवर एडवाइज टू गो फॉर कंसेक्टिव 6 months। हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अनम आरिफ, आप हो सकते हैं सवाल। Thank you. My question may be a bit irrelevant, but still I would like to ask. And it's like it was really an amazing session, and I would also like to know how can we target industries and like how can we even secure a job and then think about coming on blue card and HSM visa. Maybe that's topic for some other session, but please, if you guys could guide about it. इसकी ना एक बहुत छोटी सी मैं आपको टिप दूंगी। बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग, ऑफ कोर्स लिंक्डइन कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जो जितनी भी कंपनीज हैं आप उनके अंदर ओपन एप्लीकेशंस भी भेजें एंड हमेशा अपना हायरिंग जो ओपन टू वर्क बैच है लिंक्डइन के ऊपर वो ऑन रखें एंड अप्रोच करें। मोस्टली आप या तो लिंक्डइन प्रीमियम, क्योंकि अब लिंक्डइन ने मूव कर दी हैं मोस्टली जो जॉब्स हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पेड वर्जन के ऊपर चली गई हैं। लिंक्डइन प्रीमियम का अकाउंट आप लोग ले सकते हैं, वो अराउंड आपको $60 पर मंथ कॉस्ट करता है। आप उसके ऊपर अपना हायरिंग का बैच ऑन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो रीच है वो रिक्रूटर्स के साथ बनाएं। मैंने इवन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में देखा है कि जब एक कैंडिडेट डायरेक्ट उसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है, देयर आर अ लॉट ऑफ जनरल रिजेक्शंस, जो कि एज अ रिक्रूटर जब हम लोगों को हायर करते हैं तो हम लोग बुलियंस के ऊपर हायर करते हैं। हम लोग बुलियंस करके तो हम लोग ऑटोमेटिकली उनको फिल्टर करते हैं। सो आपकी उसी कंपनी या उसी वैकेंसी के लिए जॉब रिजेक्ट हुई होती है, लेकिन जब आपकी को रिक्रूटर खुद अप्रोच करता है देन ऑफ कोर्स दे कम इनटू द कांटेक्ट और वो फिर आपकी प्रोफाइल को आगे लेकर जाता है। सो रिक्रूटर्स कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड इन दिस। आप लोग खुद भी रिक्रूटर्स को ईमेल्स कर सकते हैं, रीच आउट टू एज मेनी एज रिक्रूटर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स कंपनी सेव देयर टाइम इन हायरिंग डायरेक्टली। सो उन्होंने रिक्रूटर्स को अपने लिए या थर्ड पार्टीज को हायर किया हुआ होता है। आई होप इट वुड हेल्प यू। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। जी। थैंक यू। क्वेश्चन ये था कि लेट्स से कि नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया है और उसके बाद आईएनडी ने या फिर ओवरऑल जो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, सैलरी रिक्वायरमेंट, वो रेज हो गई है लेकिन एम्प्लॉयर रेज नहीं कर रहा। तो क्या आईएनडी कुछ उस पर लेटर भेजता है या वो किस तरीके से इसको रिजॉल्व करना चाहिए? मोस्टली ऐसे होता है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो उस टाइम उनकी जो कॉस्ट होती है ना, वो आपकी हर साल तो ऑफ कोर्स सैलरी गवर्नमेंट की एक सैलरी इंक्रीमेंट पॉलिसी होती है, उसके थ्रू हर साल आपकी सैलरीज इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी ही
एक मार्जिन रखा हुआ होता है इस चीज़ के लिए। अगर लेट्स सपोज़ जो मिनिमम सैलरी है उससे हमेशा मोस्टली जो कंपनीज़ होती हैं वो 2 टू 300 यूरो ज़्यादा ही आपको ऑफ़र करती हैं। और इसमें यही होता है कि नेक्स्ट ईयर अगर कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, बट हर ईयर जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसका ये मतलब नहीं है कि जो पिछले सालों में कैंडिडेट्स आए हैं वो उनके लिए भी रिक्वायर्ड होता है। न्यू ईयर्स रिक्वायरमेंट मीन्स कि जो वो उस ईयर से नए लोग हायर करेंगे वो बेसिकली उनके लिए होती है। इस वजह से उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। और इसके अंदर मैं एक चीज़ शायद ऐड भी करना चाहूँगा और एक सवाल भी होगा कि जी जी। अगर मतलब अगर वो नया एम्प्लॉयर स्विच करता है तो फिर देन उस नए एम्प्लॉयर के ऊपर ये ओब्लाइज होता है कि वो उस पर करंट ईयर की जो सैलरी फिक्स हुई हुई है, जो इंक्रीज हुई है, वो उसको पे करे। या एग्जैक्टली बिकॉज आपका जो 30% रूलिंग है वो भी दोबारा से एप्लीकेशन जानी होती है, एंड जब न्यू एप्लीकेशन आपकी 30% की जाती है तो दे फॉलो दैट करंट ईयर्स रूल्स। तो उसके लिए आपका जो नया एम्प्लॉयर होता है उसको आपकी सैलरी को उस ईयर के से मैच करना पड़ता है। So if you're looking for a switch, you will start your salary from the current bracket which is given. वो जी उससे जी। आपको कम मतलब आप नहीं कर सकते, वो उससे आपने ज्यादा ही बोलना पड़ेगा उसको, जो भी आपका न्यू एम्प्लॉयर है। सो जी थैंक यू थैंक यू। अहमद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मुझे यानी ये कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, वो मिला मुझे 2024 में, ठीक है, लेकिन मैं ये हॉलैंड में आया हूँ जनवरी 2025 में, ठीक है। और मेरा जो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है वो इसी मंथ में हो रहा है, और कंपनी ने वैसे अप्लाई कर दिया हुआ है वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। तो अभी मैं 29 का हूँ, क्या मतलब आफ्टर ये मतलब इस साल के बाद जब मैं 30 का हो जाऊंगा, तो जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर 30 इयर्स के मुताबिक उनको करना पड़ेगा, और क्या वो परमानेंट में अगर शिफ्ट करते हैं तो वो ये चीज इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं होगी? डिपेंड करता है कि आपने एम्प्लॉयर चेंज किया है। अगर तो एम्प्लॉयर चेंज किया है तो फिर उनको 30 इयर्स की वो जो है वो काउंट करनी पड़ेगी, बट अगर आपने एम्प्लॉयर नहीं चेंज किया तो नहीं उनके चेंज लिए की। आपके हम्म। एम्प्लॉयर के लिए ऑब्लाइज्ड, दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड कि वो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी करें। उनको कोई इशू नहीं होगा। हाँ, एज ए गुड जेस्चर अगर वो आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो वो एज अ पर्क आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, बट बाय लॉ दे आर नॉट बाउंड कि वो आपकी सैलरी चेंज करें। ओके, और जो वीजा एक्सटेंशन के हवाले से आपने कहा था, वो ये हम्म। कहा था कि 3 साल तक कंपनी वीजा एक्सटेंड कर सकती है। नहीं, 3 साल तक वो टेम्परेरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है आपको। 3 साल तक, ठीक है। जी जी। ओके, और अगर सेम कंपनी में है और जो 30% जो रोलिंग मतलब जो मुझे प्रूफ हुई है और वो जो मेरे हम्म। पास है, वो अगेन अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती जब तक हम अब हम्म, कोई कंपनी चेंज ना कर दे, जब तक। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। एग्जैक्टली। ठीक हो गया मैम, बहुत शुक्रिया। नो वरीज। um, um, uh, रेद अब्दुल रऊफ। तो मैं एक सवाल करना, सॉरी यार जी बीच में पक पड़ा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, जी जी। आवाज आ रही है। अच्छा, मैं यही एक सवाल था अभी अहमद का, अहमद ने ये पूछा था कि अब एक सिचुएशन है, लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन आया है एचएसएम वीजे पे। मैं तो क्लियर हूँ लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ और कंफर्म करना चाह रहा हूँ। और वो अपनी स्पाउस को भी लिखा है अपने साथ और बच्चे भी हैं, ठीक है। अब स्पाउस जो है शी इज ऑल्सो लाइक हैविंग सम डिग्री, ओके, एंड शी कैन गेट अ जॉब। तो जो अब spouse तो मैं I am the sponsor for my spouse, okay, so when she get a job so she can change her visa into the HSM here within the Netherlands. This is number one. And then she can also, if the visa can be changed into the HSM, then she can basically get the 30% ruling as well, right? यस दैट्स करेक्ट। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है। बहुत दफ़ा लोगों की अगर इकट्ठे आते हैं उनको एक आधे महीने के डिफरेंस से जॉब मिल जाती है। उसकी ट्रिक ये होती है कि आप अपना जो एड्रेस है वो आप अपना जो साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट टाइप है वो बहुत जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना बैक अपने होम कंट्री का कर देते हैं और वो काइंड ऑफ एक प्रूफ चला जाता है, क्योंकि वीज़े का प्रॉब्लम नहीं होता, 30% रूलिंग का प्रॉब्लम होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एचएसएम वीज़ा मिल जाता है स्पाउस को लेकिन 30% रूलिंग नहीं मिलती, क्योंकि वो इनफ एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते कि वी वर हायर्ड आउटसाइड, वी वर एम्प्लॉयड आउटसाइड द कंट्री। तो ये एक चीज़ होती है आपका जो प्रॉब्लम आएगा वो 30% रूलिंग में आता है, बट बहुत सारे केसेस में ऐसे हो जाता है कि आपके स्पाउस को मिल जाता है। एंड ऑल्सो वन ऑफ माई एम्प्लॉई हैड दिस सिचुएशन, मे बी एग्जाम्पल किसी की हेल्प कर सके। द मेन जो इनका इंडिपेंडेंट था उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ था, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ था। व्हाट हैपन वाज देन उनकी जो वाइफ थी
उनको जॉब मिल गई थी एंड उनकी कंपनी ने उनको HSM वीजा स्पॉन्सर कर दिया था, तो उनके फिर जो इंडिपेंडेंट थे ऑलरेडी वो डिपेंडेंट बन गए थे अपने स्पाउस के। ऐसे भी हो सकता है। सो देयर आर ऑलवेज ऑप्शन, बस यही होता है कि आपने उसको वो राइट वे देखना होता है कि आप किस तरह से उसको टैकल कर सकते हैं सिचुएशन को। जी, रायद अब्दुल रऊफ। जी जी जी। सो माय क्वेश्चन इज दैट जैसे आपने बताया कि एक मिनिमम सैलरी ब्रैकेट होता है या HSM वीजा के लिए, लेकिन व्हेन यू कम ओवर हियर यू सी दैट यू डू गेट ऑफर्स व्हिच इज लाइक डबल ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग करेंटली, कभी डबल में मिलता है, बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि वो स्पॉन्सरशिप नहीं देते। सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू अप्रोच दिस? क्या यहाँ पे पेरोल कंपनीज होती हैं जो कि टेक ओवर कर सकती हैं? इज इट रिकमेंडेड कि ये अप्रोच करनी चाहिए या नहीं? यस ऑफ कोर्स, जो अम्ब्रेला कंपनीज होती हैं, जो HR सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, अभी लास्ट 3 ईयर से आई हैव बीन वर्किंग एज एन HR सर्विस प्रोवाइडर। उसमें इसी तरह से होता है कि हम लोग जो कंपनी होती है वो ये इसी तरह से बीच में एक अम्ब्रेला लाइक आपको वो प्रोवाइड करती है सर्विसेज, जिसमें आपकी एम्प्लॉयर के साथ वो इन कॉन्टेक्ट होता है। उसका ये होता है ऑफ कोर्स, अगर डिपेंड करता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी कंपनी की एक फ़ी होती है ना, सर्विसेज चार्जेस होते हैं, जो कि बहुत कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ पे। आपके एक सर्टेन चार्जेस होते हैं, अम्ब्रेला कंपनीज चार्ज करती हैं, दे टेक यू ओवर योर पेरोल। उसका नुकसान अगर मैं कहूँ तो सिर्फ ये होता है कि ऑफ कोर्स अम्ब्रेला कंपनीज के थ्रू यू वुड कीप ऑन गेटिंग टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है अपना क्लाइंट रखना है आपके एम्प्लॉयर को। सो बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि कंपनी कहती है कि हमने अपने एम्प्लॉयर को डायरेक्ट टेक ओवर करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, बट उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं होती, तो वो बाउंड हो जाता है एम्प्लॉय भी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने। सो एक छोटा सा ये इसका डिसएडवांटेज मैं ज़रूर कहूँगी, बट दिस इज़ नॉट समथिंग कि नहीं हो सकता। बट दूसरी साइड पे अगर आपका जो करंट एम्प्लॉयर है, अगर आपको फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद इंडेफिनिट दे रहा है, तो ऑफ कोर्स आप थोड़े से ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं जॉब वाइज और आपके राइट्स वाइज जो है। जी ओके, थैंक यू। लेकिन इसमें लाइक तो अम्ब्रेला कंपनीज जो होती हैं उनको खुद अप्रोच करना पड़ता है या एम्प्लॉयर को कहना पड़ता है वो अप्रोच करें? बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एम्प्लॉयर्स के पास ऑलरेडी अम्ब्रेला कंपनीज भी होती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो HSM की फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं बट वो नहीं है, IND रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं है, तो ऑलरेडी उनके कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे और भी एक्सपर्ट्स हायर किए हुए होंगे। अगर नहीं है और आपको जॉब मिल रही है, तो आप खुद भी अम्ब्रेला कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। बस उसमें यही होता है कि फिर आपको जो आपको कन्विंस करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर को टू गेट ऑन द जो भी सर्विस चार्जेस होते हैं, उनको वो सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं। मिनिमम जो सर्विस चार्जेस स्टार्ट होते हैं नेदरलैंड्स में, वो मिनिमम 10% से मैक्सिमम टू 32% जाते हैं। लेकिन जो एक एवरेज रेट चल रहा है अम्ब्रेला कंपनीज का, वो अराउंड 13% ऑफ योर सैलरी मंथली टू 25% ऑफ योर मंथली सैलरी, जो कि इसका प्रोसीजर ये होता है कि अम्ब्रेला कंपनी ऑलवेज गिव्स यू योर सैलरी मंथली, हर चीज़ वो आपको देती है, एंड देन एट द एंड ऑफ द मंथ दे सेंड एन इनवॉइस टू योर एम्प्लॉयर, और वो उनको पे आउट कर देते हैं इंक्लूडिंग योर चार्जेस। उसमें ये होता है कि जो उनकी पार्ट ऑफ द सर्विसेज होता है, उसमें आपका वीज़ा स्पॉन्सरशिप, आपके कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्फ्लिक्ट है अपने मैनेजर से, आपकी ट्रैवल कॉस्ट है, वेकेशन मनी है, आपकी XYZ जो भी आपकी जो है वो राइट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो आपको एवरीथिंग आपकी अम्ब्रेला कंपनी के थ्रू मिलता है। ऑलराइट, थैंक यू। मुझे एक मेरा भी सवाल है जी जी रिगार्डिंग पेंशन से लेके जी कि जो ये चीज़ मेरे एक डच कलीग ने मुझसे पूछी थी, और मुझे भी क्वेश्चन इसमें मैंने सर्च करने की कोशिश की कि पेंशन किस तरीके से वर्क करती है, बिकॉज ये लोग यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड देन उनके पास पेंशन मतलब उनकी होती है और वो कट रही होती है। तो फॉर अवर लाइक जो हम लोग आए हैं मिड ऑफ अवर करियर्स, तो फिर इसके अंदर चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, या इसका बेनिफिट क्या है एट द एंड ऑफ अवर रिटायरमेंट है, उसको अगर उसमें बिल्कुल। देखें तो? आपको हमेशा ना पेंशन का एक पोर्टल मिलता है, जब आपके करंट एम्प्लॉयर होगा, आप उसके अंदर आपके पास होता है कि आप कितने परसेंट। सुन, दो तरह की पेंशन होती है, एक होता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है और एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, और आपका एक पार्ट होता है जिसमें आप उसको 1% से 3% तक कर सकते हैं, या 1% से 5% तक रख सकते हैं। पेंशन ऐसे काम करती है कि ऑफ कोर्स वो आपकी सैलरी के अंदर से हर मंथ डिडक्शन होती है। लेट्स सपोज एज एन एक्सपेक्ट वी डिसाइड हमें किसी और कंट्री में आफ्टर पासपोर्ट, जो कि मोस्टली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डच पासपोर्ट लिया, यूरोपियन पासपोर्ट लिया, देन डिसाइड टू मूव टू अदर कंट्री फॉर एग्जांपल।
उसमें आप अपनी पेंशन को, आपकी जो पेंशन है वो आपको या तो वो जो उस स्पेसिफिक कंट्री से टोटली रिफंड हो जाती है, या वो आपकी नेक्स्ट कंट्री में मूव हो जाती है। बट वो उसके लिए जो रिक्वेस्ट है वो आपको खुद करना पड़ता है अपने पेंशन प्रोवाइडर से। व्हेन वंस यू विल गिव देम अ नोटिफिकेशन दैट यू आर लीविंग द कंट्री, दे गिव यू टू चांसेस, सॉरी टू ऑप्शंस, दैट व्हाट यू वांट टू डू विद योर पेंशन। अगर तो आपको रिफंड करवाना है, देन इट टेक्स अराउंड 2 to 3 months कि उसका सारा प्रोसीजर। उसमें बस वो आपको एडवाइस ये करते हैं, क्योंकि और मैं भी अपनी एम्प्लॉयज़ को यही एडवाइस करती हूँ कि जब आप जाएं तो अपना फ़ौरन से डच बैंक मत बंद करवाएं, उसका लिए थोड़ा टाइम रख लें। तो वो आपके आती सिर्फ यही है कि जब रिफंड होता है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई उसी कंट्री का आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो उसमें रिफंड कर देते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट शिफ्ट इट टू योर अदर कंट्री, और उसमें तो फिर वो ये भी प्रोसीजर होता है, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स स्पेसिफिक डिडक्शंस होती हैं। वो तो आपको वो भी करेंगे ही करेंगे, Yep. टैक्स डिडक्शंस। जी जी। Or is it feasible to go with pension? Because if अगर कोई यहाँ पे रहना भी चाहता है like for rest of his life और हर लाइफ, तो क्या आपके लिए वो फ्रूटफुल होगा एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट? मतलब इतना अमाउंट बनेगा? क्योंकि जनरली बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे लोग देखा है मैंने कि इवन ओल्ड पीपल दे आर लिविंग वेरी लाइक गुड लाइफ इन टर्म्स ऑफ हाउ देयर लाइफ एग्जैक्टली। स्टाइल इज। सो क्या वी वुड बी एबल टू डू द सेम बिकॉज वी आर कमिंग इन बिटवीन? तो आई जस्ट हैड दिस क्वेश्चन लाइक इट वुड मोर लाइक एन ओपिनियन बेस्ड बिल्कुल। थिंग। तो um, जो पेंशन का एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ऑफ कोर्स, वर्क वाइज अगर मैं कहूँ तो आप इवन रिटायरमेंट के बाद भी काम कर सकते हैं। तो यू आर अलाउड टू वर्क फॉर लिमिटेड आवर्स, बट अराउंड 28 to 30 वीक्स पर मंथ आई थिंक काम कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपकी जो टैक्स डिडक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी पेंशन पे हैं। सो एक आपका ये बेनिफिट है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम रहेगी। देन जो पेंशन अमाउंट होती है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन कितना था, या आपकी जो पोर्टल है फॉर एग्जांपल। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मैं अपने पोर्टल को एडजस्ट कर लेती हूँ कि एक साल में अपना मैक्सिमम रख लेती हूँ, दूसरे साल में उसको मिनिमम कर देती हूँ। तो वो हर साल जो है ना वो मेरी आफ्टर लाइक रिटायरमेंट बता देते हैं कि आपको लेट्स वो चेंज सपोज। ग्राफ्स। एग्जैक्टली। सो इट्स लाइक अराउंड 1700 से आई थिंक स्टार्ट होती है पर मंथ ग्रॉस, अप टू डिपेंड्स ऑन कितनी जाती है। सो दैट इज ऑफ कोर्स इट्स रियली फ्रूटफुल कि आपके पास वो आपका एक आता रहता है इनकम बाद में भी। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो आपने मुझे आपने बोला पोर्टल होता है, तो वो इंडिविजुअल एवरी कंपनी का सेपरेट पोर्टल, और इट्स अ जनरल पोर्टल फॉर एवरी कंपनी? एम्प्लॉय पोर्टल होता है, एम्प्लॉय पोर्टल आपको मिलता है, बिकॉज आपकी अपनी पेंशन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या आ रहा है ना, राइट? आपका राइट है। सो लेट्स सपोज NN है, NN है, ठीक है, नेशनल नीदरलैंड, वो भी आपको अपना पोर्टल देते हैं। आप अगर उनके आपका एम्प्लॉयर वो है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने सर्विसेज उनको वो सर्विसेज का पे कर रहे होते हैं। सो दिस इज योर एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to pay for the services, but then a part of the for example client service वो ये होता है कि वो आपको आपका एक एम्प्लॉय पोर्टल देते हैं। बहुत कॉमन है डबल एन बी फ्रैंक है। बी फ्रैंक की मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स आप बहुत सारी केसेस मैंने ये देखा है, जैसे मेरी पिछली कंपनी से मेरा बी फ्रैंक से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा था, देन आई जस्ट रिक्वेस्टेड माय कंपनी, बिकॉज करंटली माय कंपनी इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग इन माय पेंशन, आई एम, सो देन आई जस्ट रिक्वेस्टेड देम इफ आई कैन जस्ट कीप द सेम पेंशन प्रोवाइडर्स। सो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, बट येस यू ऑलवेज गेट योर इंडिविजुअल पोर्टल फॉर दैट, जिसमें ओके, आप अपना चेक कर सकते हैं। जी ओके, थैंक यू। वलीद भाई, इसमें 2-3 लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज काफी देर से किया हुआ है। फरहान है, बिलाल है, उमैर। आई थिंक इनके क्वेश्चन हम पहले ले लेते हैं, देन विल डू अ साइकिल। हाँ, सो लेट देम गिव अ एग्जैक्टली। चांस बिकॉज़ काफी देर से उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मैं फरहान अहमद बात कर रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान से मैंने पब्लिक एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस के अंदर मास्टर्स किया, और इस टाइम इटली में ही जॉब कर रहा हूँ मैं। और मेरे पास इस टाइम इटालियन परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है। इसी की बेस के ऊपर मेरा जो है वो इरादा है कि मैं नीदरलैंड्स जो है वो मूव कर सकूं। तो इसी पर मेरे कुछ क्वेश्चन से, अगर प्लीज मुझे मुज़ना या कोई भी प्रेजेंटर की तरफ से मुझे अगर इस पर कुछ गाइडेंस मिल सकती है तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा देखें, सबसे पहला सवाल ये है, मेरे पास इटालियन परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के साथ क्या ऑप्शंस मौजूद हैं कि मैं जो है वो नीदरलैंड्स मूव कर सकता हूँ। सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत मैंने खुद अपनी तरफ से भी इस पे रिसर्च की है, और इस पे कुछ जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो भी होती है, क्योंकि मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उनमें वो कहते हैं कि एटलीस्ट आप जो जॉब सिक्योर करेंगे वो 5000 यूरोस की एटलीस्ट होनी चाहिए।
अच्छा, मेरा इस पे थर्ड क्वेश्चन ये है कि मेरे केस के अंदर जो 30% रूलिंग का जो सिनेरियो है वो किस तरीके से काम करेगा? मेरी एज 30 प्लस है, मुझे जो है मैं इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता हूँ या नहीं? और फोर्थ मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल नीदरलैंड्स के अंदर जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं नॉन टेक्निकल साइड पे, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरह की उनकी मार्केट, मतलब इजीली उनको मिल जाती है या उनको लैंग्वेज बैरियर जो है वो फेस करना पड़ता है? ठीक है, इसमें ना तो मैं आपके लास्ट क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करती हूँ। जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो आई थिंक अब तक नेदरलैंड्स में ही मोस्टली हैं और आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि मैक्सिमम जो अभी तक सारा वो चल रहा है उसमें इंटरनेशनल कंपनी ज़्यादा है, सो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स आपको काफ़ी मिल जाती हैं, ऑफ कोर्स नॉन टेक्निकल साइड भी। फॉर एग्जांपल मैं एचआर में काम कर रही हूँ, देयर इज़ नो टेक्निकलिटीज़ इन देयर और मैं पिछले 5 साल से आई थिंक मैंने 3 डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया है और उसके अंदर मैंने हमेशा वर्क लैंग्वेज वो इंटरनेशनल कंपनी से, सो वर्क लैंग्वेज वाज़ इंटरनेशनल इंग्लिश। जहाँ तक आपकी परमानेंट रेज़िडेंस परमिट की बात है, सो जो परमानेंट रेज़िडेंस परमिट होता है ना, वो आपको उस स्पेसिफिक कंट्री में तो बेनिफिट देता है, पर जब आपने किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में ही मूव करना होता है, तो आपको अनफॉर्चुनेटली उसको कन्वर्ट करना होता है एचएसएम पे और एचएसएम का जो फिर वही है, आप उसी साइकिल में वापस आ जाते हैं कि भई आपका ये एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ें कि आपको एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा, सब चीज़ें। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी इज़ इनटू टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, देन आप अपने उस आपको परमानेंट रेज़िडेंसी का तो ऐसा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपको टॉप 200 यूनिवर्सिटी से अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको नीदरलैंड्स में 1 ईयर का जॉब सर्च वीज़ा मिल सकता है, जिसको हम ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा कहते हैं। जी, जी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे इसका आइडिया है बट ये ऑलरेडी एक तो 200 में आती नहीं है मेरी यूनिवर्सिटी और इसके अलावा ये ऑलरेडी 3 साल का आई गेस आपने उसके अंदर अप्लाई करना होता है, तो मुझे ग्रेजुएशन किए हुए इससे ज़्यादा टाइम हो चुका है। जी, बिल्कुल, तो फिर उसमें यही होता है कि अगर आप यहाँ पे आपको कोई जॉब मिलती है, तो फिर या तो आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा, आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, या तो फिर वही बात है कि आप थ्रू एन अम्ब्रेला कंपनी हायर होते हैं, तो उसमें फिर आपको वो एचएसएम वीज़ा अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें फिर आप देखें ना, मसला ये है कि अगर आप आउटसाइड नेदरलैंड्स 190 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नेदरलैंड्स आपकी हायरिंग होती है, तो फिर वो एक सर्टेन कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो ये है उसमें। प्लीज़ इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इस पे मुझे किसी ने इस तरीके से गाइड किया है कि आपके पास अगर इटालियन परमानेंट रेज़िडेंसी है, तो आप यहाँ पर आके इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसमें जो है वो नीदरलैंड्स का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं थ्रू लॉयर और वो आपको जो है 1 साल का वर्क परमिट लेके दे सकते हैं और आप फिर उसके बाद ईज़िली जो है वो जॉब वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो प्लीज़ अ, अगर इस सब में ना ऑफ कोर्स देखिए वही बात है कि लॉयर्स की कॉस्ट, आई डोंट थिंक सो दैट्स रियली आई वुड सजेस्ट यू, लेकिन उसके अंदर आपको ये भी देखने के चांसेस फॉर रिजेक्शंस आर ऑलवेज देयर। आई इट्स योर पर्सनल चॉइस ऑफ कोर्स, लेकिन जो वही बात है 1 ईयर का जो ओरिएंटेशन ईयर ही उसको काउंट करते हैं, उसमें भी आईएनडी फिर भी कुछ ना कुछ देखती है आपको। अगर आप सिर्फ यही कहिए कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है एंड देन यू कैन मूव टू नेदरलैंड्स ऑन जस्ट लाइक बेसिस ऑफ लॉयर, देन द आंसर इज yes and no both. It can happen but depends कि IND उस टाइम पे मतलब क्या conditions आपका lawyer उसके लिए करता है, and no कि of course there is a rejection chances. So अगर मैं HR एक्सपीरियंस से बताऊं तो ऑफ कोर्स मेरे पास इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, वो लॉयर फिर आपको बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हम लोग एक कंट्री के परमानेंट रेजिडेंस अगर हो तो हमें दूसरी कंट्री के वर्क लॉस को फॉलो करना पड़ता है उसके लिए। आई एम ओह! सॉरी, मैं थैंक यू सो दरमियान में मच। ये बात पूछ रही हूँ, मम्म। लेकिन ये बहुत रेलेवेंट थी कि मैं एक्सचेंज वीज़ा पर एक्सचेंज प्रोग्राम पर हूँ LUMC में। सो आई एम डूइंग PhD इन इटली and I'm मम्म। here for 6 to 7 months. Am I eligible for the orientation year visa based on this? यस, तो अगर अगर एक्सचेंज ईयर्स जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अगर आप एक्सचेंज ईयर में नेदरलैंड्स आते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप ओरिएंटेशन ईयर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने पार्ट ऑफ योर स्टडीज यू स्टडीड और यू वर्कड फॉर अ टेम्परेरी टाइम या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपने किया। बट ऑफ कोर्स उसके लिए भी जो रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट पार्ट है वो मेरी स्पेशलिटीज नहीं है। वर्क परमिट वाइज यस आई कैन, बट इसका जो आंसर है वो आपको ज्यादा अब वही लोग गाइड कर सकते हैं जिनका इस चीज के अंदर एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच मुस्ना फॉर नो योर वरीज। क्लैरिफिकेशन। I think Bilal Nawaz. थैंक यू हाफिज भाई। मेरा क्वेश्चन सेकंड टॉपिक पे है ZZP पे।
if somebody is having permanent contract, किसी के पास permanent contract है और उसकी conditions में it's allowed कि आप second job भी कर सकते हैं और company setup भी कर सकते हैं और आपका employer is okay with that also. तो I was thinking to go with the hybrid model कि आप 3 दिन या 4 दिन permanent job पे करें and then 1 or 2 days आप ZZP open कर लें and then you'll be visible in the market and then you can earn more also. How about this idea? कुछ किसी का experience है या फिर कुछ recommendations है इस पे और how to reach out and how to do that? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। Okay. और उन्होंने जो है उनकी जब वो यहाँ आए, वो HSM वीजे पे हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो ऑलरेडी आई थिंक 4 ईयर हो जाएंगे उनको यहाँ पे, और ही इज ऑन द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द कंपनी, ओके, and he is reducing his number of hours, like companies like company have like 40 hours in a week, so he is reducing it to like 32 hours or something like that. 36 or 32. 36 or 32, yeah. So basically so that basically he can work without any issue. तो ये पॉसिबल है, बट अगेन लाइक एज यू सेड, मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि जब हम अब LLC कंपनी या कोई कंपनी खोलते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो हमें एक चीज़ जो है मेक श्योर करनी चाहिए, वो ये कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो हम बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे हमारे एम्प्लॉयर से कि किसी भी सर्विसेज से, क्योंकि अगर उसकी सर्विसेज से वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपका बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट करता है, देन यू विल हैव अ वेरी सर्व कॉन्सिक्वेंसेस, आई विल से। Okay. But there's a आप recommend करते हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं जो hybrid way में काम कर रहे हैं, ठीक है। Maybe I'll reach out to you, मैं आगे के लिए अगर कुछ help चाहिए होगी तो। इसमें मैं एक चीज क्वेश्चन मुजना से पूछना चाहूंगा, बट आई थिंक शी कैन आंसर इट लेटर, क्योंकि ये रेलेवेंट है। जब हम रिड्यूस आवर्स में जाते हैं तो इसका मतलब है हमारी सैलरी क्राइटेरिया रिड्यूस हो जाता है, और क्या वो स्टिल स्टे विद इन द 30% रूलिंग और HSM रिक्वायरमेंट? बट आई थिंक मुजना कैन आंसर इट लेटर जब हम उमर और सबके आंसर हो जाएंगे, बिकॉज़ दे आर इन द क्यू, सो आई जस्ट पॉप इन देयर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं इफ यू डोंट माइंड मैं अपने क्वेश्चंस का एक फॉलोअप पूछ सकता हूँ? ओके, अगर आप आवर्स रिड्यूस करते हैं, सपोज 32 आवर्स, राइट, 4 डेज कर लेता हूँ मैं, एंड देन मैं ZZP कर रहा हूँ, तो उसके नंबर ऑफ आवर्स इफ इट गोज टू 16 या 8 से एक्सीड कर रहे हैं, देन मैं कहीं पर लायबल होऊंगा उसको रिपोर्ट करने का, या फिर आई मीन लाइक, या फिर ZZP है, मैं एडवाइजरी दे रहा हूँ सपोज। मिनिमम तो 15 आवर्स हैं KVK के लिए अप्लाई करने के लिए, लाइक आप मोर देन दैट भी जा सकते हैं, लेकिन फिर देन लाजमी से जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जस्टिफिकेशन इज ऑलवेज देयर, ओके, विदाउट जस्टिफिकेशन यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, तो आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, जो अभी भाई ने सवाल किया ना, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली आपने ना नंबर ऑफ आवर्स जो रिड्यूस करना है उसमें भी रिड्यूस करते हुए ये जरूर देखना है कि कहीं आप जो है 30% की रूलिंग की कैटेगरी से बाहर ना हो जाएं, ठीक है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग, मुनज़्ज़ा कैन क्लियर इट आउट, कि मैं ये समझता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म इंडेफिनिट कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो आई बिलीव कि आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है, अनटिल अनलेस इफ यू आर स्विचिंग योर जॉब। लेकिन अगर आप स्विच करते हैं तो देन जस्ट यू विल हैव अ डिफरेंट लाइक इम्पैक्ट ऑन योर 30% रूलिंग, बिकॉज अदर एम्प्लॉयर विल गोइंग टू अप्लाई 30% रूलिंग फॉर यू। और दूसरी एक और कॉन्सिक्वेंसेस ये भी है कि बेसिकली अदर एम्प्लॉयर जो ना मे बी नॉट अलाउ यू टू वर्क 32 आवर्स और 36 आवर्स इन अ वीक, ये भी एक है, क्योंकि बेसिकली नौकरी हायर कर रहा है आपको, उसको नीड है तभी हायर कर रहा है, तो इन चीज़ों को भी कंसीडर करनी उसमें थे। मैं सॉरी अगेन इंटरप्ट, वलीद भाई हमारे पास 8 मिनट्स हैं और 3 सवाल है, सो आई थिंक लेट देम गिव अ चांस सो दैट वी कैन फिनिश इट ऑफ। जी, मेरे ख्याल से असद या उमर हैं, दोनों में से। So my question might be a bit different from the topic, but I will still ask that. I'm a first year master's student here. So so far I'm managing all the funds and fees and my living expenses also. But I think that in the coming months, I may feel some shortage of the funds. So out of all of this discussion, so can I like ask that if I'm in a need of like switching my visa from a student to
any of the topics discussed here. So is it possible? No. Short answer Well, is no. that's not possible. Yeah, no, that's not possible. But yes, on student visa, you're allowed to work for up to 16 to 20 hours a week. So yes, if you can manage working as a student job, but I would never recommend you trying even to apply for another visa. उसमें ये कि आपके student visa के ऊपर भी एक problem हो सकती है. Yes, next question, please. जी अब्दुल्ला. अच्छा क्या ओके. अस्सलाम वालेकुम. अ, अस्सलाम वालेकुम. जी असद बोल रहे हैं. वलीद भाई आवाज़ आ रही है जी? जी आवाज़ आ रही है. जी. ठीक है, थैंक यू. मेरा ये सवाल था कि अगर किसी के पास फिक्स कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी के पास क्या मेरे पास फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है 6 मंथ का और एक दूसरी नई जॉब्स की ऑफ़र है, तो मैं दूसरा एम्प्लॉय जॉइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरीके से कोई क्लॉज़ नहीं लिखी हुई कि आप रिज़ाइन कर सकते हैं पहले या कोई टर्मिनेशन की। और मैंने जैसे जनरल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 1 मंथ अपने एम्प्लॉयर को नोटिस दिया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे रेज़िग्नेशन। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी जॉब छोड़ के हम फिक्स कॉन्ट्रैक्ट को चाहते हैं, तो उसके मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? या कोई ऐसा आपकी एचआर में कोई ऐसे केस स्टडी रही हो, कोई एम्प्लॉयी जाना चाह रहा हो पहले ही, तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो वो बता दीजिए। शुक्रिया। I think the employers only he don't want to leave या वो अब आपको तंग करें, लेकिन उसका consequence ऐसा कोई नहीं होगा आप पे. As a part of offboarding, आपका employer जब आप छोड़कर जाते हैं तो उन्होंने IND को एक offboarding request like आपका visa cancellation request देनी होती है, जो वो आप छोड़ेंगे जब भी जिस डे से वो उस डे से रिक्वेस्ट डाल देंगे. बिकॉज आपका अगर HSM वीजा है फॉर एग्जांपल, तो आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयर को आपका HSM वीजा अप्लाई करना ही करना है. रेजिग्नेशन मोस्टली आपके एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तो आपकी एम्प्लॉय हैंडबुक में लिखा होगा कि आपका कितना मिनिमम रेजिग्नेशन होता है. कुछ लोगों को 2 मंथ्स का देते हैं, कुछ लोगों का 1 मंथ होता है, और बहुत सारी कंपनीज में इवन अप टू 3 मंथ्स भी होता है नोटिस पीरियड जो होता है. सो यू जस्ट रीड आउट योर हैंडबुक अगर उसमें ऐसी कोई चीज़ है. लेकिन आपका कोई भी एम्प्लॉयर इस चीज़ से आपको नहीं रोक सकता कि आप फिक्स टर्म है तो आप 12 मंथ से पहले नहीं छोड़ सकते, अनलेस ऐसा कोई चीज़ उन्होंने आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी ना हो. अगर तो उन्होंने लिखा है कि भाई ये आपका फिक्स टर्म 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था और विदाउट 6 मंथ्स आप सॉरी इस 6 मंथ्स को पूरे किए पहले आप नहीं छोड़ सकते, देन ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली आप नहीं छोड़ सकते. बट वो भी आप उसको बाय लॉ चैलेंज कर सकते हैं एट सर्टेन पॉइंट. बट आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए इतना कोई वो हैसल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन वैसे ओवरऑल देयर आर नॉट गोइंग टू बी एनी कॉन्सिक्वेंसेज. आपको एम्प्लॉयर कुछ ऐसा नहीं कर सकता, अनलेस अगर आप किसी जो आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयर है वो कोई आपका कंपेटिटर है आपकी कंपनी करंट कंपनी का, तो तब कोई चीज़ हो सकती है ऑफ कोर्स कि वो आपको नोटिस लीगल नोटिस भेज सकता है. बट देन उससे लीगल नोटिस भेजने के लिए, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस सिचुएशन, लीगल नोटिस अगर कोई यहाँ तक लाइक इतना कोई स्ट्रिक्ट स्टेप चला जाता है, देन आपके नेक्स्ट कंपनी के पास लॉयर्स होते हैं. यू कैन जस्ट टेल योर HR, हे आई नीड योर लीगल एडवाइस. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जब चीज़ें होती है इंटरव्यू के अंदर डिस्कशन हो जाती होती हैं कि आपका कोई नॉन कॉम्पिटेंस क्लॉज तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है. बिकॉज एवरीथिंग हैव अ सोल्यूशन. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, तो आपको ऐसे स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है. बट ऑफ कोर्स यू नीड टू चेक कि आपका जो मिनिमम नोटिस पीरियड है वो कितना है. आई होप आपको आंसर मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. अब्दुल्ला. 2 क्वेश्चन है मेरे लास्ट में. एक तो ये कि अभी जो हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही थी, तो उसमें ये कि अगर हम 36 आवर्स पे चले जाते हैं पर वीक, और फिर जो वो है जो ZZP है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 15 आवर्स पर वीक ज़रूरी काम करना है. तो क्या ये एक्सीड नहीं हो जाएंगे जितने अलाउड वर्क आवर्स हैं एक वीक में? पहला एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर HSM किसी के पास वीज़ा है और उस पे रेजिडेंस परमिट पे ZZP अलाउड है, तो क्या एम्प्लॉयर जो स्पॉन्सर है वहाँ से रिजाइन करके कंप्लीटली कोई ZZP पे शिफ्ट हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल. अगर जो आपके अब तो वैसे जो नेदरलैंड्स ने एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के आवर्स कर दिए 40 से कम करके 36 कर दिए, तो पर्सनली मैं कभी भी एज एन HR अगर मैं देखूं तो मैं कभी भी किसी को HSM के ऊपर साथ ही मैं ZZP का रिकमेंड नहीं करती. तो मेरे लिए हमेशा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन मैं खुद से किसी को ये नहीं कहती कि ओके आप लोग आग के कुएं में कूद जाएं. बिकॉज ऑफ कोर्स
अगर आप कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ पे पकड़े जाते हैं तो ऑफ कोर्स उसका भी कॉन्सिक्वेंस होता है। तो आई वुड से कि जब आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है तो हम लोगों को सिस्टम को यूज़ नहीं करना चाहिए इस तरह से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ज़ेड पेयर पे आप 100% भी मूव कर सकते हैं। एचएसएम से आपका आप ख़त्म करके बहुत सारे केसेस ऐसे हैं मैंने देखे हैं, और इनफैक्ट बाद में अगर आप ज़ेड मैनेज नहीं कर पा रहे देन यू कैन अगेन कम बैक टू योर कंपनी और उनसे आप कहते हैं कि ओके नाउ आई वांना कन्वर्ट बैक टू एचएसएम। उसमें ये होता है कि अगर आप ज़ेड पेयर पे अगर आप पर मंथ लेट्स सपोज 7000 अर्न कर रहे हैं, तो जब आप वापस एचएसएम पे आते हैं और आपको एम्प्लॉयर कह सकते हैं कि भई अब तो मैं आपको सिर्फ मिनिमम सैलरी पे रखूँगा। आपको फिर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे वही तो वही बात है कि आप दैट दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी, आपके एम्प्लॉयर और आपकी जो कंडीशंस होती हैं, फिर आपको उन कंडीशंस पे आना पड़ता है। सो या जो ज़ेडज़ेडपी का जो क्वेश्चन है और ये एचएसएम को कंबाइन करना, अनफॉर्चुनेटली मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। और मैं उस चीज़ के अंदर आई थिंक ये टॉपिक मेरा वो रेलेवेंट भी मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके अंदर कोई इस तरह से इनपुट देनी चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है बट मैं रिकमेंड नहीं करती किसी को। जी जी इजाज भाई। ऑफ कोर्स क्वेश्चन यही था कि विद द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर, तो लेट्स से अगर आवर्स कम करते हैं एम्प्लॉयर भी पर अग्रीड है तो उसके बाद मतलब अगर ये कर सकते हैं कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। यस आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बिकॉज सॉरी टाइम हाँ बाकी मेरा लास्ट क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है कि ये जब भी जो पिछले 2-3 क्वेश्चन हुए उससे मुझे ये तासुर मिला जिसको मैं कंफर्म करवाना चाहता हूँ। तो क्या कोई अपर लिमिट भी है कि जी 40 आवर्स से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते एज एन एम्प्लॉय? नहीं, आई थिंक 48 आवर्स तक हो सकता है बट ऑफ कोर्स पर वीक ओके या इवन मैं 48 आवर्स की कोई लिमिट है कि 48 आवर्स से ज्यादा नहीं कर सकते? या आई थिंक आई हैव रेड इट समवेयर, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आवर्स का अभी मैं आपको ठीक लाइक है ये नहीं कि अभी गलत हो जाए, ठीक है लेकिन देयर इज ठीक अ है लिमिट ऑफ आवर्स के आप पर मंथ पर वीक उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में से असल में ये ऐसे इम्प्रेशन आया कि जैसे वो कह ही रहे हैं कि 15 घंटे अगर जीजीपी के लिए भी करना है और एम्प्लॉय के लिए भी 32 घंटे करना है तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ज्यादा हो जाएगा तब भी वो तो मसला नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप कर सकते हो, इफ दैट इज नॉट अ लॉ कि जी आप एक सर्टन से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन खैर इट शुड बी चेक्ड। थैंक यू। इस पे मैं एक आपको इस पर मैं बताऊंगा एक चीज हाँ एज जी जे पेयर आप जितना चाहे कर सकते हैं, आप 80 आवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन नीदरलैंड आपको 40 आवर्स अलाउ करता है, बाकी आपके ऊपर है। एग्जैक्टली आप अपने बच्चों के बच्चों मीन्स आप ग्रैंडफादर जब बनेंगे तो उस टाइम के बारे में आप शॉर्टली नहीं देखें, लॉन्ग टर्म में आप हमेशा देखेंगे ये चीजें। नहीं मिर्जा भाई बात यह है कि जी आप 40 जैसे आप कह रहे हैं 80 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं तो बिल्कुल इसके आगे आपके दूसरे जुमले का क्या मतलब है कि नीदरलैंड ये अलाउ करता है? मतलब क्या नहीं मीन्स बाय आप लॉ कह रहे हैं कर जो सकते हैं इसका मतलब है? जी जी हाँ देखें जो मार्केट है उसके मुताबिक आप 40 आवर्स ही कर सकते हैं। मैंने 80 to 100 आवर्स भी किए हैं, तो कोई सर प्रॉब्लम फुल नहीं, टाइम क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आप इसका जितने मतलब है काम कि कोई करेंगे रोक तो उसके नहीं ऊपर रहा ना, अपने लॉ तो रोक नहीं रहा ना 21% आपको? आपने पे करना है। दैट्स इट। ठीक है फुल टाइम हाँ जो जी है आप 40 आवर्स ही कर सकते हैं जी एज जी पर द लॉ विद इन द नेदरलैंड्स। ठीक है। अब आप कोई पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं तो सर आप उसको 100 घंटे दे दें, आप उसको 10 घंटे दें, इट्स अप टू यू। नहीं ये लेकिन बात नहीं है ना। बात ये है कि अगर पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं आप उसमें आप रिकॉर्ड करते हैं ना कि जी आपने इतने घंटे काम किया, इतने घंटे नाम काम नहीं किया, अगर फर्ज किया उसकी बात हो रही है। वैसे तो अगर आपको जो चीज रिकॉर्ड नहीं कर रहे उसमें तो आप जितना मर्जी टाइम लगा लें उसका तो बिल्कुल भी कुछ इसी वजह वो से नहीं सर है। आप सेव करेंगे ना अपने आप को रिकॉर्ड नहीं हाँ करेंगे। आई थिंक जिस हम एक जिसको लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको फिर हम जी डिस्कस करते आई थिंक हम लोग थोड़ा सा आउट हैं। ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, या सो जी जो लोग क्यू में हैं, हम लोग उनसे क्वेश्चन ले लेते हैं। अमान है आई थिंक अमान लास्ट है। क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी एक्चुअली एक क्वेश्चन ये इज़्ज़त पेयर से ही है और आई जस्ट वांट टू नो, मेरी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है दूसरों से। आई ऑलरेडी हैव अ रेजिडेंस परमिट एंड तो मुझे ये पूछ मैं खैर ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ पिछले 3 साल से यहाँ पे। आई हैव अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट इन आईटी। मेरी कंपनी जो है वो स्पेन में है। आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू डील, इट्स अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ज़ेड पे काफ़ी अरसे से सुनने में आ रहा है और काफ़ी लोग मुझे पुश कर रहे हैं कि यू शुड रजिस्टर योर कंपनी। तो एज फ्रॉम द एचआर पर्सपेक्टिव, क्या ज़ेड पेयर करके और फिर एज अ कॉन्ट्रैक्टर किसी कंपनी को ज्वाइन करना बेटर है
rather than being in my situation कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ लेकिन मैं डील के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ? What would be your देखिए recommendation? जब ऑफ कोर्स जब आप जेजेट पेयर पे होते हैं तो यू कैन आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क जरूर करना पड़ता है, बट ऑफ कोर्स यू कैन अर्न बेटर। प्रॉब्लम ये नहीं होता कि आप जेजेट पेयर पे काम करें या आप एचएसएम पे या थ्रू ऑन कॉन्ट्रैक्ट करें। प्रॉब्लम ये है कि आपकी इनकम अगर लेट सपोज मैक्सिमम आप दोनों जॉब्स भी कर लेंगे, आपकी 200 के लेट सपोज चली जाएगी, विच इज अ लॉट। आई होप किसी की जाए। तो उस पे आपको टैक्स देना है, और वो टैक्स है तो आई थिंक कि आप इतने एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं, आप अपने आप को खपा भी रहे हैं, एंड दैट एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर जस्ट पेइंग अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम जेजेट पेयर और एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स आवर कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो जेजेट पेयर ज़्यादा ठीक है, बट जेजेट पेयर इज़ आई बिलीव कि वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी या अनस्टेबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा होती है, रादर देन जब आपके पास एक फिक्स टर्म होता है, आपके पास राइट्स होते हैं। जेजेट पेयर में आपके पास एम्प्लॉय राइट्स नहीं रह जाते उस तरह से। अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देखिए एज एन एम्प्लॉय राइट आपकी सिक लीव्स जो है वो 100% पेड होती हैं। आपका अनएम्प्लॉय अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का राइट है, आपके पास लाइक बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। बट जेजेट पेयर के ऊपर आपके नुकसान अर्निंग वाइज अगर आप देखें तो ओके आप वे कर लें कि किसका ज़्यादा जेजेट पेयर का है, बट देन अगर आप बेनिफिट्स वाइज देखें तो फिर आपका दूसरा फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट का या आपका जो कॉन्ट्रैक्टेड जॉब है उसका ज़्यादा है। सो या इट्स अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस कि आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। बट अगर मैं एचआर परस्पेक्टिव से देखूं तो फिर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैं जेजेट पेयर को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, बट दैट डजंट मीन्स कि यू शुड नॉट डू इट। दैट्स टोटली माय पर्सनल ओपिनियन। और कोई क्वेश्चन है हमारे पास? आई थिंक क्वेश्चन एक अहमद अली की तरफ से है, बट मेरे ख्याल से इसको रैप अप करेंगे। अहमद अली, लास्ट क्वेश्चन। जी थैंक यू सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन वैसे हाफिज अली साहब से है, और वो ये है कि उन्होंने ये बताया था कि ईयू ब्लू कार्ड के बेस पे आप दूसरी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एचएसएम पे नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एचएसएम का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, उस बेस पे क्या कंपनी, जो कि मेरी कंपनी है वो जर्मन बेस है, क्या मैं उनसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या वो मुझे जर्मन कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, अगर वो मतलब देना भी चाहें तो? नहीं, आई थिंक इसमें मैंने ऐसे कहा था कि अगर आपको जॉब मिल जाती है जर्मनी में और आप जर्मनी जाके काम करना चाहते हैं, आप ईयू ब्लू कार्ड से जब जर्मनी में मूव करेंगे, आपने जो टाइम नेदरलैंड में स्पेंड किया होगा वो आपकी सिटीजनशिप की तरफ काउंट होगा। ठीक है, 2 साल आपने यहाँ पे काम किया, आपको जर्मनी में एक जॉब मिल गई या आपके इसी एम्प्लॉयर ने आपको जर्मनी में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जो आपका अभी करंट है, तो 2 साल जो आपने यहाँ पे गुजारे वो एचएसएम पे ऐसा नहीं होता। एचएसएम पे वो आपको ट्रांसफर तो कर सकता है, लेकिन जब आपको ट्रांसफर करेगा उसको जर्मनी में दोबारा एक नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट निकालना पड़ेगा आपके लिए। फिर आपके यहाँ पे 2 साल जी इवन कि वो एचएसएम जो है वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, व्हाटएवर, वो आपका मुल्क चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 साल खत्म हो जाएंगे, वहां से आप दोबारा जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, टाइम कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा आपका एक तरीके से। या चल आई थिंक इसको या वेलकम वलीद भाई रैप अप करें। आई थिंक हमारे टाइम से थोड़ा सा ऊपर चला गया, बट थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड स्पेशली थैंक यू मुजना, आपने मेरे ख्याल से रैपिड राउंड कंप्लीट किया है यहाँ पे काफ़ी सारी क्यूरीज के साथ। जज़ाकल्लाह फॉर दैट। एंड ऑल्सो गाइज अपना फीडबैक आप लोग ग्रुप में दीजिएगा और पार्टिसिपेट करें, सो वी कैन फर्दर क्रिएट दीज इवेंट्स। एंड ऑल्सो हम फ्यूचर में काम कर रहे हैं कि इन पर्सन मीटअप्स को भी किसी तरीके से हम लोग इन एन ईयर हम इसको प्लान करें और गैदरिंग करें इस तरीके से टू क्रिएट दिस स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ पीपल एंड टू हेल्प ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉस्टर टू गेट द न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड टू हेल्प ईच अदर इन टर्म्स ऑफ अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है या देयर इज अ न्यू किसी के डिपार्टमेंट में कोई जॉब है या इस तरह की चीज़ें। सो गाइज थैंक यू सो मच अगेन, thank you everyone who participated, who answered questions, especially Farooq bhai as well in the chat, and Hafiz Ali LBY for the presentation again. Muzna, thank you so much. So and all the participants as well. Inshallah Taala फिर हम लोग next session रखेंगे, and then we will have certain topics from you guys and to move forward to next session. Thank you so much everyone. Jazakallah for this and thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you everyone. Allah